नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश महाराष्ट्र में होगा खेल। एक सवालिया निशान है और इस सवालिया निशान के हल टटोलने की आज हम कोशिश करेंगे। शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने दावा किया है कि महाराष्ट्र कैबिनेट के सदस्य उदय सामंत को 20 शिवसेना विधायकों का समर्थन प्राप्त है और जब उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे सीएम पद से इंकार किए जाने से नाराज थे तो उन्हें पेश करने की योजना बन रही थी। हालांकि उदय सामंत ने अपनी पार्टी के नेता एकनाथ के साथ किसी भी मतभेद से इंकार किया और कहा कि उनके बीच दरार पैदा करने के प्रयास किए जा रहे हैं। संजय राउत की टिप्पणी कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार द्वारा नागपुर में किए गए दावे के बाद आई है कि शिंदे को हटाया जा सकता है और शिवसेना में एक नया उदय, यानी जिनका नाम उदय सामंत है, देखने को मिल सकता है। जो उदय सामंत के संदर्भ में था, मीडिया से बात करते हुए वडेट्टीवार ने कहा कि शिंदे की राजनीतिक स्थिति बहुत नाजुक है। वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य में एकनाथ शिंदे की स्थिति बहुत खराब है। वहीं जब वडेट्टीवार की टिप्पणी के बारे में संजय राउत से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि उनके पास इनपुट है कि सामंत के साथ शिवसेना के 20 विधायक हैं। राज्यसभा सांसद ने बीजेपी पर स्पष्ट निशाना साधते हुए कहा कि जब पिछले साल नवंबर में राज्य चुनावों के बाद शिंदे सीएम पद के इंकार से नाराज थे, तब उदय यानी सामंत को लाने की योजना थी। 288 सदस्यीय राज्य यानी विधानसभा में शिवसेना के 56 विधायक है। हालांकि शिंदे समय पर सतर्क हो गए और उन्होंने उप मुख्यमंत्री का पद आसानी से स्वीकार कर लिया। संजय राउत ने दावा किया है कि महायुति सरकार द्वारा संरक्षक मंत्री की नियुक्ति को ठीक से न संभालना गठबंधन में आंतरिक कलह का संकेत है। वहीं उदय सामंत ने जोर देकर कहा कि एकनाथ शिंदे के साथ मेरे संबंध राजनीति से परे हैं और हमारे बीच दरार पैदा करने के प्रयास सफल नहीं होंगे। मैं शिंदे के साथ था और हूं और जब भी उन्हें मेरी जरूरत होगी मैं हमेशा उनके साथ रहूंगा। वहीं सतारा जिले से सटे अपने पैतृक गांव दारे से एकनाथ शिंदे ने कहा कि वो विपक्ष की बातों पर कोई ध्यान नहीं देते हैं। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि जब भी वो अपने गांव आते हैं खबरें आती हैं कि वह नाखुश हैं। उन्होंने कहा कि मैं महाबलेश्वर विकास योजना कार्य जो सतारा जिले में हो रहा है उसकी प्रगति को देखने आया हूं। नासिक और रायगढ़ जिलों के संरक्षक मंत्री के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और दोनों उप मुख्यमंत्री यानी शिंदे और अजीत पवार एक साथ बैठेंगे और समाधान निकालेंगे। फडणवीस सरकार ने 36 जिलों के लिए संरक्षक मंत्रियों की घोषणा की। हालांकि एक दिन बाद नासिक और रायगढ़ के लिए इन नियुक्तियों पर रोक लगा दी गई। एनसीपी की अदिति तटकरे को रायगढ़ का संरक्षक मंत्री नियुक्त किया गया, जिससे शिवसेना नेता भरत गोगावले नाराज हैं। बीजेपी नेता गिरीश महाजन को नासिक जिले की जिम्मेदारी दी गई है। वहीं एनसीपी प्रमुख शरद पवार और शिवसेना के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे के बीच मुलाकात हुई है। सिल्वर ओक बंगले में दोनों के बीच करीब 1.5 घंटे तक बातचीत हुई, बैठक हुई। इस दौरान शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत और विधायक आदित्य ठाकरे भी मौजूद थे। बैठक के बाद उद्धव ठाकरे मातोश्री के लिए रवाना हो गए। रिपोर्ट के मुताबिक इस मुलाकात में दोनों नेताओं ने महाविकास अघाड़ी की भविष्य की रणनीति पर चर्चा की। इसके साथ ही सरपंच संतोष देशमुख और सोमनाथ सूर्यवंशी की हत्या के मामले में दोषियों को सख्त सजा देने की मांग को लेकर 25 जनवरी को मुंबई में जन आक्रोश मोर्चा निकाला जाएगा। बैठक में इस बात पर भी चर्चा हुई कि जन आक्रोश मोर्चा में महाविकास अघाड़ी की वास्तविक भूमिका क्या होगी। कुछ दिन पहले शिवसेना यूबीटी ने घोषणा की थी कि वह आगामी स्थानीय निकाय चुनाव अकेले लड़ेगी। तो हालांकि महाराष्ट्र में सरकार का गठन हो गया, काफी वक्त भी निकल गया, लेकिन अब भी वहां की राजनीतिक फिजा में कुछ ऐसे सवाल तैर रहे हैं जो सरकार को क्या अस्थिर कर सकते हैं। यह अपने आप में एक बड़ा सवाल है। लेकिन क्या महाराष्ट्र में कोई खेला होगा या खेले की ओर महाराष्ट्र की राजनीति अग्रसर है, इसके ऊपर काफी संशय है। आज इसी मुद्दे पर हम बातचीत करेंगे और इस मुद्दे को टटोलने की कोशिश करेंगे कि आखिर महाराष्ट्र में हो क्या रहा है। हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ उद्धव बाला साहब ठाकरे की तरफ से शिवसेना जो है उससे बतौर प्रवक्ता संजय द्विवेदी साहब जुड़ चुके हैं। वहीं हमारे साथ शिंदे गुट शिवसेना से कृष्णा हेगड़े साहब भी बतौर प्रवक्ता जुड़ चुके हैं। और यदि बात की जाए
एनसीपी शरद पवार गुट से, तो सीमा मलिक बतौर प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। आप तीनों खास मेहमान का स्वागत है। सबसे पहले हेगड़े साहब आप ही से शुरुआत करते हैं। जिस तरह से सरकार में अस्थिरता की स्थिति उत्पन्न होने के दावे किए जा रहे हैं, टारगेट पर आप ही हैं और आप ही की पार्टी है और आप ही के उप मुख्यमंत्री भी हैं। ऐसे में आप इन जो दावे किए जा रहे हैं, इन दावों को कितना तूल देते हैं? सरकार का गठन हो गया, प्रचंड बहुमत के साथ आप सरकार में हैं, एकनाथ शिंदे साहब उप मुख्यमंत्री हैं, लेकिन क्या ऑल इज वेल है? इस बात के संकेत आपके तरफ से हम लेना चाहेंगे। हेगड़े साहब। सुनील जी, आपने प्रश्न पूछा और जवाब आप ही ने दे दिया कि ये बहुत भारी बहुमत की सरकार है। इसकी तरह आपने कहा कि एकनाथ शिंदे जी आज नंबर 2 के स्थान पर है, मुख्यमंत्री है, तो आपके सवाल में ही आपका जवाब था। दूसरी बात ये है कि ये जो अफवाह फैला रहे हैं, ये कौन फैला रहा है? ये फैला रहा है हमारे सबसे आदरणीय संजय राउत जी, जो जब हमारी सरकार 2.5 साल पहले बनी थी, उन्होंने कहा कि ये सरकार नहीं बनेगी, एकनाथ शिंदे को वहां से कहां से हमारे सूरत से वापस आना पड़ेगा। उसके बाद उन्होंने कहा विधायक उनके नहीं, सभी विधायक गए, बोले शव। सर, आपके ऑडियो में कुछ प्रॉब्लम हो रही है। हालांकि आपने स्टार्ट किया था उस समय तो आ रही थी, लेकिन अब हम आपको सुन नहीं पा रहे हैं। हम आपसे फिर से दुरुस्त करेंगे नेटवर्क को। तब तक संजय द्विवेदी साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए, उनका रुख कर लेते हैं। द्विवेदी साहब कहते हैं भाई धुआं उठा है, आग होता है, इन सारों का एक घालमेल, एक रिलेशन होता है। ऐसे में आपको लगता है ये बातें यूं ही सतही तौर पर कही गई है या वाकई में इसकी कुछ वास्तविकता है? इससे इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि हमने देखा है कुछ घुटन तो शिंदे साहब को भी हो ही रही थी। हालांकि आधे मन से उन्होंने हर चीज को स्वीकार कर लिया। ये लंबे समय तक जारी रहेगा? क्या उनके पास कोई और विकल्प है? यह भी अपने आप में एक सवाल है। द्विवेदी साहब। देखिए कुणाल जी, जब आपने उनकी दास्ता स्वीकार कर ली, हाँ, आज आप उनके गुलाम हो गए हैं। हाँ, कहाँ 105 जब उनके विधायक थे तो आप मुख्यमंत्री थे, और थोड़े बहुत विधायक बढ़े तो आप मुख्यमंत्री बन गए। उस समय आपकी चल रही थी परिवहन निगम आपके पास था, सभी विभाग आपके पास थे, और आपकी हैसियत थी क्यों? उस समय शिवसेना को तोड़ना था। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का चाल चेहरा बदला हुआ है। वो अपनी राजनीति के लिए किसी को भी अपना वो बना सकती है, अपना पिट्ठू बना सकती है, प्यादा बना सकती है। तो उनको एक प्यादा एकनाथ शिंदे मिले। अच्छा। जैसे हेगड़े जी भी कह रहे हैं सब सही चल रहा है। अरे सही चल रहा होता तो अगले दिन सरकार बन गई होती। जैसे झारखंड में बन गई, हरियाणा बन गई, कोई दिक्कत ही नहीं थी। जब आपको 230 विधायक मिल गए, तुरंत 65 बहुमत मिल गया, तो 13 दिन एकनाथ शिंदे क्या करते रहे? अजीत दादा पवार ने तुरंत समर्थन दे दिया। और आप समर्थन क्यों नहीं दे पाए? अभी तक समर्थन नहीं दे पाए। अभी मन में आपके वो फीस लगी हुई है। अब परिवहन निगम के हम तो नहीं घोटाले क्या चला रहे ना। आपने जो मुख्यमंत्री बन के जो परिवहन निगम ने ठेका किया, उसकी जांच आज फडणवीस जी करा रहे। तो ये कैसे मात्र से बिल्कुल सही है। हाँ। आप देखिए जब आप किसी की गुलामी स्वीकार करते हैं, तो आपने गृह विभाग मांगा, नहीं दिया। आज आप एक पालक मंत्री वाली बात थी, पालक मंत्री नहीं बनाया गया। तो देखिए, आप ही समझ लीजिए, अगर आप धोखा किसी को देते हैं तो आपको धोखा मिलना है। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी ने एक चीज सीख ली है कि अब भारतीय जनता पार्टी में चुनाव आयोग में संविधान नहीं देना है, न संविधान में चर्चा करनी, न कार्यकर्ताओं के कोई हस्ताक्षर चाहिए। जो पहले चुनाव में चलता था, पार्टी में इलेक्शन हुआ है। हाँ। तो आज तक 10 सेकंड और दीजिए। हाँ, बोलिए सर। तो आज तक कोई भी पार्टियों के नाम उस पार्टी का नहीं मिले। चाहे इंदिरा गांधी हो, इंदिरा गांधी ने भी डिप्रेशन किया था, अलग कोई भी, उन्होंने कांग्रेस आई बनाई, उस समय में नहीं हुआ। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी ने एक नया फैसला चला दिया है कि इनके 30 विधायक छोड़ दीजिए, 25 विधायक छोड़ दीजिए, एकनाथ शिंदे के, और नए आदमी को बना दीजिए प्रमुख, उसको शिवसेना दे दीजिए, और ये ढाक के 3 बात हो जाएंगे। अच्छा। तो ये भी डर है। नहीं, ठीक है, नहीं समझ गए, ठीक है, समझ गए आपकी बात। हेगड़े साहब, आपसे बात अधूरी रह गई थी, इसलिए हम आपके पास एक बार फिर से क्विकली आते हैं। लेकिन क्या आप जो कह रहे हैं कि जवाब आपने दे दिया, क्या यह जवाब इतना सरल है सर? क्योंकि इसकी पृष्ठभूमि में यदि हम जाएंगे तो कुछ
जो कश्मकश है वो शिंदे साहब के मन में है, क्योंकि चाहते तो वो मुख्यमंत्री बनना थे, मुख्यमंत्री नहीं बन पाए, डिप्टी सीएम से उनको संतोष करना पड़ा। फिर चाहते थे कि गृह विभाग उनके पास आए, गृह विभाग भी उनको नहीं मिला। फिर वो चाहते थे कम से कम कुछ संरक्षक मंत्री जो उनके हैं, उनके जिलों के लिए रायगढ़ नासिक की बात करें, वो भी कम से कम उनको नहीं मिला है, अभी तक तो होल्ड पे ही रखा हुआ है। ऐसे में आपको लगता है सर प्रचंड तो जीत आपकी है, लेकिन इसकी गूंज क्या दूर तक और देर तक सुनाई देगी? हेगड़े साहब, चलिए हेगड़े साहब से हमारा संपर्क अभी दुरुस्त लगता है नहीं हो पाया, हम एक बार फिर से उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ राजीव रंजन सर भी जुड़ चुके हैं, रेसिडेंट एडिटर हैं एपीएन के। सर राजीव सर, देखिए अब जिस तरह से ये बात निकली है, हालांकि ये बात अभी निकलने की प्रासंगिकता के ऊपर भी बहुत ज्यादा जोर देने की जरूरत है कि चलिए इतनी प्रचंड बहुमत के साथ वहां पर महायुति की सरकार है, उसके बाद भी ये जो इंस्टेबिलिटी की बात निकलकर सामने आ रही है, शिंदे साहब के मन में एक असंतोष की बात सामने आ रही है, क्या इन बातों का कोई रेलेवेंस है? क्योंकि यदि उनका मन दुखता है तो दुख करके भी क्या ही कुछ कर पाएंगे वो? देखिए कुणाल, ये स्पष्ट है कि जैसे जैसे सरकार बनती है और सरकार आगे बढ़ती है जी, तो लोगों को नाराजगी जरूर सामने आती है, क्योंकि हर बात पूरी तरह से ऐसा नहीं होता कि गठबंधन की राजनीति में सारी की सारी गठबंधन की बातों को सरकार में जो बड़ी पार्टी है वो मान ले। लिहाजा बीजेपी अपने तरीके से, क्योंकि उसे सरकार भी चलाना है, हर जगह भी देखना है, और उस हिसाब से भी, हालांकि जो गठबंधन की राजनीति है तो गठबंधन वाले वो जरूर डिमांड करेंगे कि मुझे इस तरह का पोस्ट मिल जाए, मुझे यहाँ के पालक मंत्री मिल जाए, लेकिन क्या उचित है क्या नहीं उचित है ये मुख्यमंत्री के स्वविवेक पर ही निर्भर करता है। और वही हाल हो रहा है। जब निकाय चुनाव आए हैं तो निकाय चुनाव के आने के पहले ही जिस तरीके से बातें हो रही हैं वही पृष्ठभूमि है। हालांकि ये जरूर है कि गठबंधन की राजनीति में जिस तरह की गठबंधन के जो अलग अलग नेता बात रखेंगे, उसका तर्क, यानी वो बात अगर नहीं मान रहे हैं सरकार के या बड़े पक्ष के लोग, तो उसका तर्क भी देंगे और उस तर्क के साथ साथ उन्हें पुष्ट भी करेंगे कि आखिर क्या कारण है। क्योंकि सरकार 5 साल तक चलानी है, बीच में कहीं कोई ऐसा ना हो जाए या कुछ इस तरह से अड़चन ना आ जाए, इस बात का पूरी तरह से ध्यान में रखा जा रहा है। निश्चित तौर पर शिंदे जी की कुछ नाराजगियां होंगी, लेकिन वो नाराजगियां भी वो दूर करेंगे। हालांकि ऊपर ऊपर जो दिखता है कि सब कुछ एक समान है, लेकिन गठबंधन का यही है कि आप भी कुछ कोऑपरेट करें, हम भी कुछ कोऑपरेट करें। आपकी कुछ नाराजगी है तो आप अपने मन के अंदर रखें, उसे जाहिर नहीं कर दें, जिससे विरोधी पक्ष उसका मुद्दा न बना ले। तो इस तरह की नाराजगियां उलटफेर चलती ही रहती हैं। रही बात कि आखिर सरकार बनने में क्यों लेट लगी, तो निश्चित तौर पर हर किसी का अपना डिमांड होता है, क्योंकि वो चुनकर आता है, जिन जनप्रतिनिधि के रूप में चुनकर आता है, तो जनता के पीछे उसने वायदे किए होते हैं कि मैं इस बार आपको इस तरह की बातें करूंगा। लेकिन क्योंकि संख्या बल उस तरह से नहीं होती है तो आप वो उस पर संतोष करना पड़ता है। तो यही लिहाज है कि शिंदे साहब को भी संतोष करना पड़ेगा। रही बात की बीजेपी उस बात को भी पूरी तरह से उन्हें पुष्ट कर देगी कि आखिर कारण क्या है, क्योंकि बीजेपी का मकसद जरूर है कि निकाय चुनावों में अपनी पकड़ मजबूत करें, यानी गठबंधन का जो पकड़ है उसे मजबूत करें। यही हाल है कि इस बार निकाय चुनाव में कई लोगों के टिकट नहीं दिए जाएंगे, जो कि हालांकि जीते हुए कैंडिडेट होंगे, उन्हें नहीं दिए जाएंगे, लेकिन जो उस पे एस्पिरेंट हैं, जो अपनी पकड़ उस इलाके में मजबूत रखते हैं, उन्हें वो टिकट दिया जाएगा। और इस बात की मंत्रगणना सारी कुछ हो जाएगी और इस बात को लेकर उन्हें पुष्ट भी किया जाएगा। सब कुछ बिल्कुल सहज नहीं होने के बावजूद भी उसे सहज किया जाएगा। बिल्कुल सही फरमाया सर आपने। अब देखिए द्विवेदी साहब, ये क्या विडंबना है, एक तरफ तो भाई आपके तरफ से भी तीर उनके ऊपर चलाया जाता है, लेकिन वो भी पीछे नहीं है, वह भी तीर आपके ऊपर चलाते हैं। वो कहते हैं कि भाई चलिए, जो एक गठबंधन बना था जिसका नाम इंडिया गठबंधन है, अब उसके भी एक एक करके धागे उलझते हुए नजर आ रहे हैं। साफ तौर पर महानगर पालिका के चुनाव हैं, कई चुनाव अभी सीरीज में, निकाय चुनाव सब लगे हुए हैं, वहां पर आपकी यूनिटी को भी टेस्ट किया जाएगा। कहा जा रहा है कि भाई आप भी तो एकला चलो रे की राह पर चल रहे हैं, आप कौन सा, शायद आप ही बेहतर बता पाएंगे कि आप मूड बना रहे हैं कि भाई हम अकेले ही लड़ेंगे, तो वहां पर। हाँ बोलिए सर। कुणाल जी, 2014 में बीजेपी तुम्हारा गठबंधन था, लेकिन हम लोग चुनाव अलग लड़े। अच्छा। 2019 में गठबंधन हो गया, चुनाव साथ में लड़े, गठबंधन टूट गया। बीएमसी चुनाव जो पिछली बार हुआ था वो हम लोग अलग अलग लड़े थे, आप याद कर लीजिए, अलग अलग लड़े थे। और बाद में बीजेपी ने हमको समर्थन देके हमारा मेयर बनाया था। तो ये चीज कहना गलत है कि हम चुनाव अलग लड़ रहे हैं, गठबंधन टूट गया है, गठबंधन नहीं है। भाई गठबंधन का लोकसभा चुनाव के लिए इंडिया गठबंधन बना था,
और महाविकास बना था विधानसभा चुनाव के लिए। हाँ। तो अगर आज की डेट में अगर हम गठबंधन करते हैं, पहले मेरे एक छोटा सा बात समझ लीजिए, गठबंधन करते हैं क्योंकि हमारा विधानसभा में हमने जो गठबंधन किया था उसमें हमें नहीं पता था कि हमारी सीटें कौन से मजबूत सीटें हैं। जैसे नागपुर में हमारा प्रत्याशी उतर गया, जबकि वहाँ कांग्रेस ने प्रत्याशी उतरना चाहिए था, जिसके लिए प्रिंस शिंदे ने विरोध भी किया। तो ये एक हाल कारण एक हो सकता है ना, अगर हम बीएमसी चुनाव में गठबंधन कर लें तो निश्चित है कि हम अगर टिकट बंटवारे में हो सकता है जो हमारा प्रत्याशी जहाँ जीत रहा हो वहाँ कांग्रेस खड़ी हो जाए। तो मतलब आप अकेले लड़ेंगे ना इन तमाम चुनावों को? नहीं, हमारा देखिए, ये मैं नहीं कह सकता हूँ। अच्छा। प्रवक्ता, ये हमारे जो राष्ट्रीय नेतृत्व है उसकी अपनी कार्यकारिणी है, वो निर्णय लेगी। लेकिन जो हमारा मत था, जो बार बार ये कहा जा रहा है कि अकेले लड़ लेंगे तो इंडिया गठबंधन क्या मतलब है, महाविकास अघाड़ी का क्या मतलब है, तो बीजेपी साथ हमसे और बीजेपी से हमें चुनाव नहीं लड़ा था बीएमसी। ठीक है, हम अलग चुनाव लड़े थे। ठीक है, तो ये कहना जो है, इस तरह की बातें करना जो है, ये बिल्कुल लाजमी नहीं है, ये बिल्कुल तर्कसंगत नहीं है। ठीक है, लेकिन नहीं, ठीक है, समझ गया। लेकिन महाराष्ट्र की फिजा में अभी कुछ ऐसे सवाल तैर रहे हैं जिनका सवाल का जवाब मिलना बेहद जरूरी है। क्या इस बार जो मिजाज है वह भी तो कहीं अधूरा नहीं रह जाएगा? एक सवाल इसलिए भी, आप अपनी बात को कंटिन्यू जरूर कीजिएगा, लेकिन उसके साथ एक बात है सर, क्या जवाब इतना सरल है? क्योंकि जब यह सवाल उठकर तैरते हुए नजर आते हैं तो उसके पीछे एक पृष्ठभूमि होती है। पृष्ठभूमि ये कि एकनाथ शिंदे साहब संभवतः सीएम रहते अगर उन्हें वो तवज्जो मिलता। दूसरा, यदि वो सीएम नहीं भी हैं, डिप्टी सीएम पर माने तो गृह विभाग कम से कम आपके पास रहता। चलिए, उसमें भी आपने मान लिया। अगर उसके बाद भी बात करें तो एटलीस्ट संरक्षक मंत्री, जिसके ऊपर नया बवाल छिड़ा हुआ है महाराष्ट्र में, वो तो कम से कम आपके पाले में जाता। क्या सर आपको ऐसा लगता है कि आपके साथ वो व्यवहार नहीं हो पाया जिसकी आपकी अपेक्षा थी? आप कोई मजबूरी में सरकार चला रहे हैं? क्या आपको इस बात का डर है कि जो खेला आपने किया था वहीं वह खेला आप ही के साथ न हो जाए? हेगड़े सर जी, यहाँ पर लाइन कट रहा है, इसके लिए जब तक मेरी लाइन चले तब तक मुझे बोलने का मौका। जी बिल्कुल सर, बोलिए। देखिए, पहले तो सरकार पूरी बहुमत में है, दूसरी बार एकनाथ शिंदे 2 नंबर पर है। इससे पहले भारतीय जनता पार्टी के पास 105 विधायक थे, फिर भी हमारे पास 38 विधायक थे, एकनाथ शिंदे जी फिर भी मुख्यमंत्री थे। इस बार भारतीय जनता पार्टी के पलटे में ज्यादा विधायक आए हैं, हमारे पास 57 विधायक हैं, और आज के दिन पर देवेंद्र फडणवीस जी नंबर 1 पर है और एकनाथ शिंदे जी नंबर 2 पर है। अगर एकनाथ शिंदे जी ने अपने पार्टी के लिए, अपने नेताओं के लिए, अपने मंत्रियों के लिए, अपने कार्यकर्ताओं के लिए अगर इस गठबंधन में कुछ मांगा है या उनका महत्वाकांक्षा है तो उसमें क्या बुरी बात है? मुझे लगता है कि हर लीडर अगर महाराष्ट्र में और काम कर रहा है तो कुछ न कुछ उनको महत्वाकांक्षा होनी चाहिए कि वो अपने पार्टी के लिए, हमारे अपने कार्यकर्ता और हमारे अपने नेताओं के लिए कुछ करे, और एकनाथ शिंदे जी वो कर रहे हैं और मुझे लगता है कि इसमें कोई बुरी बात नहीं है। दूसरी बात यह है कि आपने कहा गृह मंत्री मंत्रालय के बारे में, वो पहले भी देवेंद्र फडणवीस जी के पास था जब एकनाथ शिंदे जी मुख्यमंत्री थे, और तीनों लीडर जो है, देवेंद्र फडणवीस जी, एकनाथ शिंदे जी, अजितदादा पवार, तीनों मैच्योर्ड लीडर्स हैं। आपने कहा कि संजय राउत जी ने बहुत सारे आरोप किए। उन्होंने कहा पहले तो सरकार बनेगी नहीं, शव उनके वापस आएंगे, बदली के आसपास से उनकी गाड़ी नहीं भटकेगी, ये सरकार 2 महीने नहीं चलने वाली है। फिर उन्होंने कहा ये सरकार लौट के वापस नहीं आएगी, महाविकास आघाड़ी की सरकार आएगी। ये सब उन्होंने 2.5 साल तक अपना कार्यक्रम जारी रखा, लेकिन क्या हुआ? सब कुछ उल्टा हो गया। अभी भी वो कुछ कह रहे हैं, 20 विधायक जा रहे हैं, कहाँ से वो सपना दिखते हैं सुबह सुबह उठ के, मुझे पता नहीं। उनका एक बात भी, अगर मुझे बताइए एक बार भी कुंदन जी उन्होंने एक बात भी कहा है और 2.5 साल में एक बात भी उनका ठीक हुआ है तो हम कहेंगे चलो वो ठीक कह रहे हैं। लेकिन 2.5 साल में वो जो भी कह रहे हैं एग्जैक्टली उसका उल्टा हो रहा है। और मैं आपको कहना चाहता हूँ कि देखिए, जो द्विवेदी साहब आपके पास इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लिए गुलाम हो गए। भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना 1987 के साथ है, हिंदुत्व के नाम पे है, बाला साहब के आइडियोलॉजी के साथ है, हिंदुत्व के आइडियोलॉजी के साथ है। निकल गए तो उद्धव ठाकरे जी कांग्रेस के आइडियोलॉजी में चले गए, राम मंदिर भूल गए, सनातन भूल गए, हिंदुत्व भूल गए, सावरकर भूल गए, और उनका शिवसेना का उन्होंने सोनिया सेना कर दिया। नहीं, वो सब ठीक है हेगड़े साहब, बस एक बात बता दीजिए कि आप इस गठबंधन में मजबूरी से हैं या मजबूती से हैं, और क्या उदय सामंत आपके मित्र हैं या वो प्रतिद्वंदी भी भविष्य में हो सकते हैं?
देखिए, उदय सामंत जी पार्टी के एक नेता है, पार्टी के एक मंत्री है और मेरे एक पर्सनल मित्र भी है। ठीक। और मुझे लगता है कि उदय सामंत जी ऐसा कोई भी कदम उठाएंगे। और उन्होंने डाइवोर्स में जब लैंड किया, उन्होंने कहा कि ये कौन कौन मेरे खिलाफ फैला रहा है, यानी विजय वडेट्टीवार या संजय राउत। उन्होंने उनकी स्पष्टीकरण डाइवोर्स में जब वो लैंड किए तभी उन्होंने दे दी। मुझे नहीं लगता कि ये बात वापस बढ़ाने की जरूरत है। उदय सामंत जी हमेशा एकनाथ शिंदे जी का समर्थन करते हैं और समर्थन करते रहे। ओके, ठीक है। द्विवेदी साहब, कुछ कहने के लिए आप आतुर थे, कहिए जरूर, लेकिन उसके साथ एक सवाल का भी जवाब दे दीजिए। जो तीर आप विरोधी पर छोड़ते हैं ना अपने, वो विरोधी आपके ऊपर भी छोड़ रहे हैं। कह रहे हैं कि 23 जनवरी को कहीं आप ही के साथ कुछ खेला नहीं हो जाए। बाला साहेब ठाकरे की जयंती के अवसर पर कुछ तो वो कह रहे हैं कि भाई आपके विधायक और आपके सांसद भी उनके संपर्क में हैं, आप उनके ऊपर तीर चलाते रहे, पता चला अपना ही तरकश खाली हो गया। बोलिए द्विवेदी साहब। तीर चला 23 जनवरी को तीर चलाना है, धनुष चलाना है, बाण चलाने हैं। हाँ। तो एक बार टूट ही चुके हैं। अब यही एकनाथ शिंदे थे, सबके खास से टूटने कोई आवाज नहीं आ रही थी, न टूट फूट की चर्चा हो रही थी। एकनाथ शिंदे के 2019 में जिन्होंने कहा बीजेपी गठबंधन नहीं करेंगे हम, और जो समर्थन पत्र देने गए तो एकनाथ शिंदे जी देने गए थे। 2.5 साल मुख्यमंत्री भी रहे थे। अजीत दादा पवार जो चाचा है उनके भतीजे उनके हैं, जो उन्होंने बगावत की, दोबारा उनको लाया गया। 6 महीने बाद मुख्यमंत्री बनाया गया, उसके बाद ही वो टूट गए चुपचाप। तो उदय सामंत जो अभी 2 घंटे धरना दिया गया, अभी महाराष्ट्र में पालक मंत्री न बनने के कारण 2 घंटे का हाईवे जाम कर दिया गया। पब्लिक कितनी परेशानी हुई होगी, तो हाईवे जाम क्यों किया गया? तो कब कौन कहाँ चला जाएगा ये अभी कृष्णा जी को नहीं मालूम है, क्योंकि अभी मलाई खा रहे हैं और मलाई में देख रहे हैं कितनी मुसीबतें हो रही है। जो मुख्यमंत्री जिसके कहने में मुख्यमंत्री चुनाव लड़ा गया पूरे महाराष्ट्र का, तो उसको नीचे उतार दिया गया। अरे हम तो कहते उसी से मना कर देना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को, मायावती को। भाई मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे नहीं बनेंगे, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बनेंगे, इनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा। क्यों नहीं कहा गया? भाई 2019 में क्या कहा था जब उद्धव ठाकरे ने मुख्यमंत्री बनने की बात कही, उस समय शिंदे जी को मुख्यमंत्री बनाया जा रहा था। बोले नहीं, हमने देवेंद्र फडणवीस जी का नाम जो है वो चर्चा में लाए हैं और इनके नाम चुनाव लड़ा गया। तो आज क्या हुआ भाई? उस समय तो 105 मंत्री थे, कौन 10 विधायक बढ़ गए थे आगे। तो क्यों नहीं बनाया गया? नहीं, वो तो सवाल कारण नहीं बनाया गया। देखिए बहुत स्पष्ट समझ लीजिए, कारण नहीं बनाया गया कि अब इनकी जरूरत नहीं है। ओके, अब हमारे पास इनकी जरूरत नहीं है। चले भी जाएगा एकनाथ शिंदे तो अजीत दादा पवार है, उनको 10 विधायक 12 विधायक चाहिए, उनके पास 40 विधायक है। तो इनकी जरूरत है, एकनाथ शिंदे की जरूरत इस समय बीजेपी को नहीं है। बिल्कुल स्पष्ट जानने के बहुत इंटरेस्टिंग है ना इस द्विवेदी साहब, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग है महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स है। राजीव रंजन सर भी हमारे साथ जुड़े हुए। राजीव सर, ये मतलब ये किस ओर जा रही है महाराष्ट्र की राजनीति? क्या भारतीय जनता पार्टी एट एडवांटेज है कि भाई चित भी मेरी पट भी मेरा, अगर वो कुछ करते हैं तो भी हम उसको समझा लेंगे और अगर वो कुछ करने की हिमाकत करेंगे तो भी हम उनको समझा लेंगे? मतलब विनिंग पोजीशन में तो बीजेपी ही है ना सर? निश्चित तौर पर बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है। गठबंधन की नीति में बीजेपी के पास पावर भी है और उस तरह से वो भी जो भी चीजें हैं वो मिल बैठ के दोनों बात करेंगे और समझाने की कोशिश भी करेंगे और समझ भी जाएंगे। क्योंकि आखिर अगर देखा जाए गठबंधन की 2 जो अलग अलग पार्टियां आई हैं वो किस हद तक आगे में तो कुछ भी नहीं आता है, तो लिहाजा उनको गठबंधन के साथ रहना भी है और बीजेपी के साथ ही देना है। बीजेपी से अगर नाराजगी है तो उस नाराजगी को वो दूर करना है और दूर करने के लिए 2 कदम अगर बीजेपी आगे बढ़ती है तो 2 कदम इन्हें भी आगे बढ़ना पड़ेगा और इसी बढ़ते 2 कदम के साथ ही गठबंधन की यही नीति है और यही साथ साथ उन्हें चलना ही पड़ेगा। रही बात की जो नाराजगियां है वो नाराजगियां को आपस में दूर करना पड़ेगा, कि जिस तरीके से बीजेपी ने स्पष्ट कर दिया है कि कहीं भी इस सरकार में कहीं कोई गतिरोध नहीं होगा, यानी 5 साल पूरे तरीके से आपस में ही मिलकर विचार करना होगा। करेक्ट। ठीक है सर, आपकी आवाज सर थोड़ी कट कर आ रही है सर, क्षमा कीजिएगा।
एक बार हाँ सर, क्विक क्लोजिंग कमेंट। एक बार हेगड़े साहब, आप भी कुछ बोलना चाह रहे थे, आप प्लीज कुछ बोलिए और आप अपने वक्तव्य को रखिए, क्योंकि देखिए आप सरकार में तो हैं, बहुत मजबूती के साथ है, लेकिन ये मजबूती मजबूरी है या इसके कुछ और मायने हैं, इसके ऊपर भी, क्योंकि सरकार में सर अंतर विरोध क्यों है, गतिरोध क्यों है? जिस ओर द्विवेदी साहब इशारा कर रहे थे, भाई अब रोड ब्लॉक हो रहे हैं, अपने ही सरकार से सवाल पूछे जा रहे हैं, ये भी कमी देखने को मिलता है। देखिए, द्विवेदी साहब के पार्टी में ना सांसद बचे, ना विधायक बचे, ना कॉर्पोरेटर बचे। जो आने वाले दिनों में सब हमारे पास आने वाले, उनको खुद की पार्टी बचाने में लगनी चाहिए और दूसरों को सलाह देना नहीं करना चाहिए। दूसरी बात यह है कि देखिए, जो होम मिनिस्ट्री अगर एकनाथ शिंदे जी को नहीं मिला है, जो आप कह रहे हैं, तो उनको हाउसिंग मिनिस्ट्री जो हमारे पास नहीं था, हाउसिंग मिनिस्ट्री मिला है, उसके बारे में कोई बात नहीं करता। तो मुझे लगता है कि जहां पर भी ये गठबंधन में गिव एंड टेक है वो होगा और एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम से महाराष्ट्र के हित में, जनता के हित में हम काम करेंगे। इसके पहले भी एकनाथ शिंदे जी के नेतृत्व में हमने 2.5 साल अच्छी तरह से काम कर दिया है। चलिए ठीक है, देवेंद्र जी, एकनाथ शिंदे और अजित पवार साहब के नेतृत्व में चलिए ठीक है, एटलीस्ट काम करेंगे। नहीं, एटलीस्ट आप यह तो बोल रहे हैं कि भाई जो भी गतिरोध है, जो भी मनमुटाव सब दूर हो जाएगा, एक साथ काम करेंगे। आप तीनों खास मेहमान हमारे साथ जुड़े, समय का अभाव है, क्षमा कीजिएगा, आपका शुक्रिया, आपने अपनी बातों को दर्शकों के सामने रखा। तो महाराष्ट्र में क्या कोई और खेल, नया खेल हो सकता है जिससे सरकार की बेचैनी बढ़ सकती है, या फिर कहीं ऐसा ना हो जाए कि विपक्ष की ही बेचैनी बढ़ जाए? यह तो देखना दिलचस्प होगा। बहरहाल मेरे साथ इस खास पेशकश में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।